आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, 1 मिनट रुकिएगा बेटा ना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद मिले। चलो कोई नहीं, मिल तो गए ना, है ना। चलिए, वो सबसे बड़ी चीज है। चलिए बेटा, देखिए आप लोगों के जो आज की जो ऑनलाइन क्लास जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम जो चैप्टर जो देखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा ना। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है ना, बढ़िया बात है, बहुत दिनों बाद मिले तो। चलो अब शुरुआत करते हैं बेटा अपन लोग। देखिए सबसे पहले ना जो चैप्टर मुझे कहा गया है वो आप लोगों का अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबको याद होगा, ये हमारे जो 12th जो क्लास है, ठीक है। क्या हुआ, कोई किसी को दिक्कत है बेटा? दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है ना, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टाइम बिना खर्च किए। तो हमारा जो चैप्टर जो है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। नाम तो बताओ, मेरा नाम है मनोज मनचंदानी, ठीक है। चलिए, ब्राइटनेस अभी एक बार मैं लिखूंगा, पता चल जाएगा बेटा। वीडियो नहीं आ रही है तो बेटा, वीडियो नहीं आ रही है बेटा, पहले मुझे यही कहा गया है बेटा, है ना। जो मुझे कहा गया है वही पढ़ाऊंगा ना, नहीं तो मैं तो हो सकता है मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करता अपने हिसाब से, ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत आसान चैप्टर है, आसानी से समझ में भी आएगा। एनसीईआरटी को बेस मानेंगे हम लोग ज्यादा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अब देखिएगा। अब देखिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, अब मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। अब तो ठीक होगी। चलिए, चलिए, तो देखिए पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है, इस चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा हम सब जानते हैं पुष्प यानी फ्लावर। आप सब जानते हैं कि जो आवृत बीजी पादप जो होते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पहले सब लोग। आवृत बीजी जो पादप होते हैं उन सभी में पुष्प का पाया जाना एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, ठीक है। हाँ बेटा, 12th का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। आवृत बीजी पादपों में पुष्प का पाया जाना एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, जैसा हम लोग जानते हैं। क्योंकि वास्तविक पुष्प जो पाए जाते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। जिम्नोस्पर्मी पादप जो थे उनमें तो शंकुओं के रूप में जननांग व्यवस्थित रहते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि जो पुष्पी पादप जो हैं उनमें पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है। पुष्प क्या कहा जाता है? एक रूपांतरित प्ररोह, पता है ना, ठीक है। बेटा स्नेहा,
मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर एक बार आप रिजॉइन कर लिए, और लोगों को दिख रहा है, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए। तो पुष्प की अगर हम बात कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बार मैं रिजॉइन कर रहा हूं बेटा, लास्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या कीजिए एक बार। ठीक है, रुक जाइए। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा सही। मैंने तो कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। ये सब आप लोग जानते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। जब आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी की बात की थी, जब हमने मॉर्फोलॉजी की बात की थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी। बेटा बातें ना करें, अब जो बढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ तो हाथ ही दिखेंगे बेटा, लिखने में हाथ ही दिखेंगे। ठीक है, चलो। तो हाँ, साथ में लिखिएगा बिल्कुल। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। तो यहां पर एक बात मैं यहां पर समझाना चाह रहा हूं, पहले उसको समझिएगा। आप सब जानते हैं कि जो प्ररोह जो है, उस प्ररोह में यानी शूट में हमारे पास में दो चीजें आती हैं। एक तो जानते हैं तना, और दूसरा हम जानते हैं पत्तियां। अगर किसी तने का जो शीर्ष भाग, ये जो आपको सामने जो चित्र दिख रहा है, ये प्ररोह का शीर्ष भाग है। ध्यान दीजिएगा, प्ररोह का शीर्ष भाग है। और इस प्ररोह के शीर्ष भाग में आपको सबको पता है कि यहां पर एक विभजोतक पाया जाता है, मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्ररोह शीर्ष विभजोतक, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यह शूट एपिकल मेरिस्टेम जब विभाजन करता है, तो ऐसी स्थिति में जब शूट एपिकल मेरिस्टेम विभाजन करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पता है कि क्या दिखाई देगा। बेटा रिकॉर्डेड का आनी तो चाहिए, लेकिन कंफर्म पता कर लेना बाद में। ठीक है, आनी तो चाहिए। तो ये जो प्ररोह शीर्ष विभजोतक जो है, जब ये विभाजन करेगा तो लंबाई बढ़ेगी। अब अगर मान लीजिए कि मैंने कहा ये कायिक विभजोतक है। कायिक विभजोतक जानते हैं सब लोग, वेजिटेटिव मेरिस्टेम, जिसके कारण कायिक वृद्धि होती है और जिसकी वजह से तने की लंबाई बढ़ती है, सबको पता है। तो ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा, यानी जब कायिक विभजोतक की वृद्धि की वजह से जब कायिक वृद्धि होती है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जनन काल आता है। और जब जनन काल आता है तो उस समय क्या होगा? बेटा अगर आवाज नहीं आ रही है तो एक बार आप चेक कीजिए। मैंने तो यहां से बढ़ा रखा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साथ में लिखिए बेटा, साथ में। तो कायिक विभजोतक जो होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पुष्पीय विभजोतक में परिवर्तित हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है, ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है आकारिकीय, मॉर्फोलॉजिकल एवं हार्मोनल परिवर्तन। ठीक है, यानी ड्यू टू द स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस, यानी संरचनात्मक परिवर्तन। ये जो कायिक विभजोतक है, ये पुष्पीय विभजोतक यानी फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोरल मेरिस्टेम में।
और धीरे धीरे ध्यान रखना, ये जो पुष्पीय विभ्योतक में, जैसे अपन कह रहे हैं कायिक विभ्योतक में, ये क्या है, पर्णाधक है, ली प्रिमोडिया। ये क्या है, पर्णाधक, ली प्रिमोडियम। उन पर्ण आधकों के स्थान पर, ली प्रिमोडियम के स्थान पर क्या क्या बनना चालू होगी, देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे ये बीच में अगर हम कहें तना है, तो तना तो पुष्पाशन में परिवर्तित हो जाएगा, तना तो पुष्पाशन में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो पर्ण आधक है, ये पुष्पीय आधकों में बदलने लग जाएंगे, और धीरे धीरे एक रचना बनेगी जिसको अपन कहते हैं क्या, पुष्प। आपकी एनसीईआरटी में शुरू शुरू में यही लाइन लिखी हुई है कि आकारिकीय यानी संरचनात्मक तथा हार्मोनल परिवर्तन के कारण जब कायिक विभ्योतक पुष्पीय विभ्योतक में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुष्प की रचना होती है, फ्लावर बन जाता है। तो यहां पर देखिए दो चीजें, सब लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो संरचना जो दिख रही है, जो पुष्पाशन जो दिख रहा है, वो तो एक संगनित तना है। पुष्पाशन यानी थैलेमस जो है, वो तो क्या है, एक संगनित तना है, ठीक है। और ये जो बायदल, दल, पुमंग और जायांग जो है, ये सब क्या है, रूपांतरित पत्तियां। ये सब क्या है, रूपांतरित पत्तियां हैं। साइड का कौन सा नहीं दिख रहा है, अच्छा ऊपर जो मेरी स्क्रीन जो दिख रही है, एक मिनट रुको, मैं अपनी स्क्रीन को फोटो से यहां से साइड में कर दे रहा हूं अभी। तो अब देखिएगा, तो ये थैलेमस हो गया, और ये बायदल, दल, पुमंग और जायांग जो है, ये सब क्या है, रूपांतरित पत्तियां हैं। हाँ, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान रखना है कि जब कायिक विभ्योतक पुष्पीय विभ्योतक में, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कायिक विभ्योतक है, यानी कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम जब पुष्पीय विभ्योतक में बदल जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे हमने कहा यहां पर्ण आधक है, ली प्रिमोडिया है, ये सारे फ्लोरल प्रीमोडियम में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर प्ररोह जो निर्मित हो रहा था, शूट का जो निर्माण हो रहा था, उसके स्थान पर क्या बनना चालू हो जाएगा, पुष्प निर्मित हो जाएगा। तो एक छोटी सी लाइन है जिसको मैं बोलूंगा और आप सुनिएगा ढंग से, मेरी बात को ढंग से सुनिए आप लोग। आकारिकी यानी स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस के कारण, यानी संरचनात्मक और हार्मोनल परिवर्तन के कारण जब कायिक विभ्योतक पुष्पीय विभ्योतक में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पर्ण आधकों के स्थान पर पुष्पीय आधकों का निर्माण होने लगता है। यानी पर्ण आधक जो बन रहे हैं, नन्ही जो पत्तियां पैदा होनी चाहिए, उनके स्थान पर पुष्पीय आधकों का विकास होने लगेगा, और जो पत्तियां हैं उनके स्थान पर बादल, दल, पुमंग, जायांग जैसी संरचनाएं पैदा हो जाएंगी, और संपूर्ण प्ररोह पुष्प में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जहां पर पत्तियों का विकास हो रहा था, उसके स्थान पर रूपांतरित पर्ण बनेंगे। कौन कौन से रूपांतरित पर्ण होते हैं, किसी को पता है, मॉर्फो में पढ़ा है? रूपांतरित पर्ण किस किस को कहेंगे, अगर हम कहें तो सभी को, बायदल, दल, पुमंग, जायांग, खासतौर से बायदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब रूपांतरित पत्तियां हैं, पता है ना सबको। तो ये चीज पहले तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने बताई आपको, ठीक है। छोटी सी चीज यहाँ पर बताइए मैंने, इसमें आपका एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये वाला जो मैंने ऊपर लिखा है कि पुष्प का निर्माण कब होता है। पुष्प का निर्माण जब होता है कि जबकि कायिक विभ्योतक वेजिटेटिव मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है,
लीफ प्रिमोडिया के स्थान पर फ्लोरल प्रिमोडिया का निर्माण होने लगता है। प्ररोह जो है पुष्प में विकसित हो जाता है और जो पत्तियां हैं उसके स्थान पर क्या विकसित हो जाती है? रूपांतरित पत्तियां, यानी कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक इंट्रो। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि लैंगिक जनन का कार्य करता है। बेटा आवाज मेरी तरफ से सही है, आपकी तरफ से दिक्कत होगी, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप चेक कीजिए, है ना, क्योंकि औरों को भी आ रही है, ऐसी बात तो है नहीं। अब यहां पर मेरी बात को फिर ढंग से सुनिएगा। एक और बात, एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि पुष्प जो है आकारिकीय एवं ब्रौणिकीय आकर्षण, पुष्प एक आकारिकीय एवं ब्रौणीय आकर्षण स्थल है। ठीक है, यानी कहने का मतलब फ्लावर जो है, यानी पुष्प जो है उसकी अगर संरचना की बात करें तो वो जो बाहर से दिखने में जो हमें जो दिखाई दे रहा है आकर्षक संरचना के रूप में दिखाई देता है। बताइए पुष्प आकर्षक क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है? पुष्प आकर्षक क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बताइए। हाँ बेटा स्टार्ट ही किया है। पुष्प आकर्षक क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बताइए। एक मिनट रुकिए। हाँ जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पुष्प जो होता है वह आकर्षक होगा तभी तो क्या होगा, कीटों द्वारा या पक्षियों द्वारा या फिर अन्य किसी जीव जंतुओं के द्वारा क्या होगा, आकर्षित होगा। उस आकर्षण से फायदा क्या होगा? परागण की घटना होगी। परागण की घटना होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फल और बीज का निर्माण भी होगा ना। अगर परागण नहीं होगा तो फल और बीज का निर्माण कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं जिसको आप जरूर याद रखिएगा। एक तो ये वाला स्टेटमेंट जो बताया यहाँ पर, एक और लाइन। ये पेज हो गया क्या, डन कर दीजिए। पूरा अगर पेज नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए डन हो गया। तो एक स्टेटमेंट लिखकर अपन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे अब। चलिए, तो एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो ए और आर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उनके लिए खास है कि फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड द एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, यानी कहने का मतलब पुष्प जो है वह क्या है, आकारिकीय एवं भ्रूणीय आकर्षण स्थल होते हैं। ठीक है, पुष्प आकारिकीय एवं भ्रूणिकीय आकर्षण स्थल होते हैं। किस कार्य के लिए? बेटा ब्राइटनेस बहुत कम कर दी है मैंने, और कम कर देता हूँ आप बोल रहे हैं तो। ये शायद एक मिनट लाइट का इशू है, लाइट कम करवा देता हूँ। बेटा जितना जरूरी होगा ना उतना ही मैं यहाँ पर टर्म यूज में लूंगा, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की क्लास है ये।
ठीक है, भ्रौणिकी का मतलब नहीं पता बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे होकर आप भ्रौणिकी नहीं जानते हो, एम्ब्रियोलॉजी नहीं जानते हो, एम्ब्रियोलॉजी। हाँ तो दोनों ध्यान रखो, नहीं तो इंग्लिश हिंदी टर्म तो याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अरे इंग्लिश, हिंदी वाला इंग्लिश ना जाने कोई बात नहीं, लेकिन अगर हिंदी वाला हिंदी ना जाने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। चलिए, अब चलिए ध्यान दीजिएगा। पुष्प आकारिकी एवं भ्रौणिकीय स्थल होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है यहां पर कि हम जानते हैं कि पुष्प की जो आकारिकी है, सुंदरता की वजह से ही क्या होता है बेटा, कीट आकर्षित होते हैं। और भ्रौणिकीय क्यों बोल रहे हैं, कई बच्चे लाइन पूछते हैं कि ये भ्रौणिकीय क्यों बोला गया, भ्रौणिकीय आकर्षण स्थल क्यों कहा जाएगा, वो मेरी बात को सुनना ताकि आपके दिमाग में डाउट ना रहे। आपको पता है कि पुष्प जो है उसके अंदर पुमंग और जायांग दो जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कहने का मतलब एंड्रोशियम और गायनोशियम। और जब परागण की घटना होगी तो परागनाल बनेगी, और परागनाल पोलन ट्यूब जब बन जाएगी तो नर युग्मकों का मादा युग्मक के साथ संलयन होगा। और जब नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन होगा, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ फ्यूजन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में क्या होगा, फिर डिवीजन से क्या होगा, आगे जाकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। आप खुद सोचिए, अगर आवृत बीजी पादपों में पुष्प इसलिए तो बने ताकि हम जानते हैं लैंगिक जनन का उत्पाद तैयार हो सके। कोई बता सकता है कि क्या है लैंगिक जनन के उत्पाद, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के उत्पाद कौन है, पुष्पी पादपों में, बिल्कुल सही जवाब, सीड एंड फ्रूट। सीड एंड फ्रूट आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेबी बेटा बाद में ही बनता है, समझे। पहली बात तो सीड और फ्रूट की बात हो रही है यहाँ पर, सीड के अंदर भ्रूण होता है वो अलग बात है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 वो है, हमारा टॉपिक है पुंकेसर, यानी कहने का मतलब है स्टेमन। थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा कि पुंकेसर क्या है। कोई जवाब दे सकता है कि पुंकेसर किसे कहते हैं, क्या होता है पुंकेसर, स्टेमन किसे कहा जाता है, बताइए क्या है स्टेमन। बिल्कुल सही जवाब, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ज्यादा बेहतर ये कहेंगे कि यह एक रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण है, मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल है। किसी भी पुष्प में जो नर जनन चक्र है पुमंग कहलाता है, और पुमंग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है बेटा, ये बोर्ड थोड़ी है चलो लार्ज जूम कर लो। चलो पुंकेसर, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। पहली बात, पुष्प में नर जनन चक्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या वर्ल्ड कुछ भी कहें, पुमंग कहलाता है, सबको पता है। और पुमंग का प्रत्येक सदस्य पुंकेसर है। पुमंग यानी एंड्रोशियम पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और हम, जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बताया भी, जैसा कभी एक स्टूडेंट ने बोला भी है, बहुत अच्छी बात बोली बेटा, जिसने बोला मैंने नाम नहीं देखा, पुंकेसर वास्तव में क्या है, रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण।
It is a modified माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार टेस्टों में आता है, आपको पता है ना बेटा, टेस्टों में कई बार क्वेश्चन आता है कि रूपांतरित लघु बीजाणु पर्ण है क्या है। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर मान लीजिए मैं किसी पुष्प की अगर बात करूं हमारे पास में, और उस पुष्प में जैसे सबसे बिल्कुल बीच में तो मादा जनन चक्र है, सबको पता है। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा बेटा। मॉर्फो में आपने पुष्प की संरचना पूरे अच्छे से पढ़ रखी है ना, है बेटा? ठीक है, फिर चलिए, ये तो हो गई बात। अब इस चित्र में हमें पता है कि बेटा क्या है, ये एक पुंकेसर है, ये एक पुंकेसर। बेटा थैलेमस जो होता है ना बेटा, मॉर्फो में अगर ध्यान हो तो ठीक है, नहीं तो पुष्पाशन जो है ना रूपांतरित एवं संघनित तना है बेटा दलजीत। पुष्पाशन एक रूपांतरित एवं संघनित तना है, और बाह्यदल दल पुंकेसर स्त्री केसर रूपांतरित पत्तियां हैं। इसलिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररो है। कोई भी अगर तुमसे पूछता है कि बेटा कि भाई पुष्प रूपांतरित प्ररो क्यों माना जाता है, तो आपको पता है ना क्या है। वापस मैं रिपीट बोल रहा हूँ दलजीत, सुनना अच्छे से। तुमने क्वेश्चन पूछा है इसलिए जवाब दे रहा हूँ। जिसको वास्तव में पढ़ना है वो तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही, तो ध्यान रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह क्यों है? क्योंकि पहली बात, इसमें पुष्पाशन एक रूपांतरित और संघनित तना है, और जो बाह्यदल दल पुंकेसर स्त्री केसर रूपांतरित पत्तियां हैं। तो पूरा पुष्प क्या हुआ बेटा दलजीत? पूरा पुष्प क्या हुआ? प्ररोह बन गया ना। प्ररोह यानी शूट, और शूट के दो ही तो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? तना और पत्तियां। तो इसीलिए ठीक है, मॉर्फो में ध्यान हो तो वहां की बात थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बताना जरूरी था, इसलिए मैंने रिपीट की अपनी बात। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है? एक अकेली संरचना क्या है? पुंकेसर है। और अगर मैं कहूं इसमें से एक पुंकेसर अगर निकाल लेते हैं, एक पुंकेसर निकाल लेते हैं, तो पुंकेसर के भी हम कहें तो कुल मिलाकर वैसे तो दो भाग लिखे हैं एनसीईआरटी ने, लेकिन हम जानते हैं तीन भाग होते हैं ज्यादातर, है ना? बोलने में तो दो प्रमुख भाग आते ही हैं। तो अगर पुंकेसर के अगर मैं कहूं कौन कौन से भाग होंगे, तो ये तो होता है बेटा कौन? परागकोश, पराग कोश यानी एंथर। ठीक है ना बेटा? दूसरा ये क्या है? हम जानते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट। और इनको जिस जगह पर यानी पुतंतु परागकोश से जिस स्थान पर जुड़ता है उसको कहते हैं बेटा योजी यानी कनेक्टिव। ठीक है, तो पुंकेसर के कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए बेटा, परागकोश, योजी और पुतंतु। हम परागकोश की संरचना के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन एक लाइन है जो आपके मॉर्फो में भी थी, किसी ने ढंग से। अच्छा नीचे शिफ्ट करो बेटा। बेटा फोटो के लिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, कि शिफ्ट कैसे होगी। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं कर देता, या तो मैं हटा ही देता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब ठीक है क्या? हो गई ना शिफ्ट? चलो,
तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पराकोष क्या है? पुंकेसर का अग्रतम भाग है। पराकोष क्या है? पुंकेसर का अग्रतम भाग। ठीक है। दूसरा, पुतंतु एक वृंत सदृश यानी स्टॉक है। अपन कैसे पुंकेसर का वृंत जो है वो पुतंतु कहलाता है, फिलामेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर किसी को याद हो तो मैं पूछता हूं आपसे। आप तो क्या पूछोगे, मैं पूछता हूं कि मुझे बताइए जो पुंकेसर जो होते हैं उसमें पुतंतु का समीपस्थ भाग किससे जुड़ता है? पुतंतु फिलामेंट का समीपस्थ भाग किससे जुड़ता है? वेरी गुड, पुष्पासन से। वेरी गुड, वाह 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 बेटा वाह। कोई बोल रहा है थैलेमस से। दो दो आंसर कैसे हो सकते हैं बेटा? पुष्पासन से कैसे बोल रहे हो? आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं है। चलिए एक बात को सुनिएगा। सब लोग जानते हैं कि हमारा जो हाथ होता है ना, हैंड है ना, हैंड, उस हाथ के अंदर जो है समीपस्थ भाग तो मिल जुड़ता है किससे? अंश मेखला से। जुड़ता है नहीं जुड़ता है? तो समीपस्थ का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के पास हो। दूरस्थ का मतलब होता है जो हमारी बॉडी से दूर हो। अगर इस चित्र को देखो, आप लोग इस चित्र को देखो, तो अगर ये पुंकेसर है तो इस पुंकेसर में ये जो पुतंतु जो दिखाई दे रहा है, इस पुतंतु का ये वाला हिस्सा पुष्प से जुड़ा हुआ है और ये पराकोष से जुड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पुंकेसर का समीपस्थ भाग कौन सा है, तो आप बोलोगे पुष्पासन से। यही बोलोगे ना बेटा? किसने जवाब दिया था? एक मिनट रुको, पराकोष से किसने जवाब दिया था, उससे बात करता हूं। शशांक। शशांक, तुम्हें समझ में आया क्या? शशांक, मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये जो पुतंतु है उसका ये वाला जो सिरा है, ये वाला जो सिरा, ठीक है, ये वाला जो सिरा है जो पुष्पासन से जुड़ रहा है ना बेटा, ये समीपस्थ सिरा है। और ये वाला दूरस्थ सिरा है। उल्टा बोल रहे थे ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। समीपस्थ का मतलब होता है जो बॉडी के पास होता है, दूरस्थ का मतलब होता है जो बॉडी से दूर होता है। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। तो पहली बात, अगर मैं कहूंगा पुंकेसर में एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट लाइन, फिर आगे चलते हैं। पुंकेसर में पुतंतु यानी फिलामेंट का समीपस्थ भाग, ठीक है, किससे जुड़ता है? अगर मैं कहूंगा तो आपने क्या जवाब दिया बेटा? क्या जवाब दिया? तो आप बोलोगे सर पुष्पासन से जुड़ता है। लेकिन बेटा क्या हमेशा पुष्पासन से जुड़ेगा? मुझे बताइए, क्या हमेशा पुतंतु पुष्पासन से ही जुड़ता है क्या? किसी को सोलेनेसी फैमिली का याद है क्या बेटा? किसी को सोलेनेसी फैमिली का याद हो तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो दल से जुड़े होते हैं। याद आया शशांक? दल से भी तो है ना, दल से भी तो जुड़े हो सकते हैं, परिदल से भी तो जुड़े हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, निशा, कैलिक्स नहीं बेटा, कोरोला और पेरिएंथ है ना, दो से। तो यहां पर याद रखना है जुड़ा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। तो हम कहेंगे पुष्पासन से, ये तो ज्यादातर होता ही है बेटा, थैलेमस से, अथवा अथवा क्या बोलोगे, दलों से, अथवा परिदल से। ठीक है बेटा, पेरिएंथ से। ये बात याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन निकल जाता है। तो पुंकेसर में पुतंतु का समीपस्थ भाग जो होता है वो पुष्पासन से भी जुड़ा हो सकता है। बेटा दोबारा लिख लोगे तो अच्छी बात रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? चैप्टर रिवाइज करना है, मकसद क्या है इस एक्स्ट्रा क्लास का? चैप्टर इजी है लेकिन हमें रिवाइज करना है, क्योंकि ज्यादातर चीजें मॉर्फो में आ चुकी होती है बेटा, है ना? तो वो तो आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन समझ में आना जरूरी है। तो इस एक और चीज, अगर मैं कह रहा हूं पुंकेसर जो है
का दूरस्थ सिरा, दूरस्थ का मतलब क्या होगा, डिस्टल एंड, जुड़ा होता है, तो आप किसको बोलोगे, आप बोलोगे जुड़ा होता है परागकोश से, एंथर से। ठीक है ना बेटा। चलिए, ये वाली बात हो गई। बेटा हमारे जो इस चैप्टर में ना जनन की बात करनी है, तो यानी हमारा जो शुरुआत होगा वो होगा परागकोश से। ठीक है बेटा, आवाज तो कैसे नहीं आ रही, मैं तो सही बोल रहा हूं, है ना। चलिए यहां तक हो गया, डन करें, सही है ना। चलिए, तो अपने हेडिंग डलेगी बेटा इस चैप्टर के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर के हिसाब से हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, परागकोश, परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, हेडिंग डाल देना आप लोग, परागकोश यानी एंथर। अच्छा, फोटो से नहीं दिख रहा है, ये वजह है क्या, मैं इसको हटा देता हूं बेटा। अब लोग खुश रहो तुम लोग बस, बेटा वो बाद में बात करेंगे। इशिका, अभी अपन ने कुछ नहीं लिखा, अभी अपन ने केवल स्टार्ट किया है। पुंकेसर क्या है, पुंकेसर के कितने भाग है, और अब डायरेक्ट हम कूदेंगे किसके अंदर, परागकोश में। ठीक है, ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं, पराग कोश यानी एंथर। ठीक है, चलिए, इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं, सुनो मेरी बात को थोड़ा ढंग से। बेटा सुनिएगा मेरी बात को पहले, फिर आगे चलेंगे, कान खोल के सुनिए। बेटा इससे पहले ना आपका एक चैप्टर और है जिसका नाम है जीवों में जनन, मेरी बात को सुनिएगा। जीवों में जनन चैप्टर में ना लैंगिक जनन में आपने 3 स्टेप पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने अपना हटाया बेटा फेस, अब ध्यान देना। लैंगिक जनन के बेटा 3 चरण होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, एक होता है निषेचन, और एक होता है निषेचन पश्च घटनाएं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो शुरुआत हो रही है ना, वो हम बात करें निषेचन पूर्व घटनाओं में। और निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती है उसमें क्या क्या आते हैं, ध्यान देना। युग्मकों का बनना, युग्मक बनते कैसे हैं, और फिर युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। यानी हम पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन की शुरुआत जो कर रहे हैं, अभी ये जो टॉपिक जो डाला है मैंने, परागकोश की संरचना वगैरह, वो है निषेचन पूर्व घटना के अंदर। क्या है, निषेचन पूर्व घटना के अंदर। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ऐसे लिखा हुआ है, निषेचन पूर्व घटनाएं, संरचना एवं घटनाएं। मतलब कहने का मतलब संरचना और घटनाएं, मतलब संरचना भी पढ़नी है और घटनाएं भी पढ़नी है। इसलिए मैं निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या पढ़ाऊंगा, पहले नंबर पर मैं आपको पढ़ाऊंगा परागकोश क्या है, उसकी संरचना क्या है, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। दूसरा, उसके अंदर क्या घटनाएं हो रही है, लघु बीजाणु जनन कैसे हो रहा है, लघु बीजाणु यानी पराकण कैसे बनेंगे। जब ये पूरा आ जाएगा बेटा, तो उसके बाद में अपन बात करेंगे बेटा स्त्री केसर यानी जायांग की, और जायांग में अपन गुरु बीजाणु धानी जो है उसकी संरचना पढ़ेंगे, और गुरु बीजाणु धानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। तो ये कुल कहलाएंगे निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के लिए अभी मुझे नहीं कहा गया, नहीं तो मैं पहले फर्स्ट पढ़ाता फिर सेकंड पढ़ाता। ठीक है, इसीलिए चलिए, तो यहां पर परागकोश की बात करते हैं। परागकोश क्या है, एंथर क्या है, एक डायग्राम अगर मैं यहां पर दिखाऊं आपको, ये है परागकोश। पुंकेसर का अग्रतम भाग। ठीक है, अगर इस परागकोश का मैं क्रॉस सेक्शन काटूं, आप लोग बोले तो काट देते हैं क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं बेटा सब बताऊंगा, आप चिंता क्यों करते हो, अभी फिलहाल समझो। ठीक है, पहले कुछ मत बोलिए, आप ये सोचिए आता है तो भी नहीं बोलना अभी।
ठीक है, जब मैं पूछूं तब जवाब देना। अगर मैं इस हिस्से का क्रॉस सेक्शन काटकर अगर आपको बताऊं तो आपको ये डायग्राम कैसा दिखेगा, ध्यान देना। सारी बातें आएंगी बेटा एक एक करके। चलिए, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मेरे हिसाब से तो दिख रही है। चलिए अब सुनिए, इस क्रॉस सेक्शन को देखने पर आपको लग रहा होगा कि ये जो पराकोष जो है, इस पराकोष में दो पालियां, दो पालियां कैसे, ध्यान रखिए। जैसे ये बीच में पेन की लकीर दिख रही है, ये लकीर जो दिख रही है, इसके इधर एक पाली है और इधर एक पाली है। ये एक पाली है, ये एक पाली, तो कितनी पालियां है बेटा? अगर मैं कहूं पराकोष के अंदर कितनी पालियां हैं? दो पालियां। चलिए, हर पाली के अंदर आपको अंदर की तरफ ये संरचना दिखाई दे रही होगी। ये बेटा लघु बीजाणु धानियां है। कितनी? अगर मैं कहूंगा एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानियां है? एक पाली में पूछा बेटा मैंने, दो पाली में नहीं पूछा। एक पाली में दो, टोटल कितनी हो गई? चार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गई परागकोश में लोब यानी पाली। अगर मैं इन दोनों को कहूं तो ये दो पालियां हैं। ये अगर कहूंगा तो ये है लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब एक बात और देखिएगा, इस डायग्राम में आपको रेड कलर में एक लाइन दिखाई दे रही है साइड में, दिख रही है? ये बेटा पराग कोश की स्फुटन रेखा है। पराग कोश की स्फुटन रेखा है। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया गया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो परागकोश जो होते हैं ना बेटा, मोस्ट ऑफ जो परागकोश होते हैं, यानी अधिकांश जो परागकोश जो होते हैं ना, उनके अंदर ये एक ऐसी रेखा है जिसके द्वारा ही पराग कोश फटता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस, सही है बेटा। यानी कहने का मतलब इसी स्थान से। तो ये अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ है बेटा रीना? ये अनुदैर्ध्य मानोगे या अनुप्रस्थ मानोगे? ये जवाब दो मुझे। हाँ, नहीं बेटा शशांक, ट्रांसफर नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। तो हम इसको कहते हैं बेटा अनुदैर्ध्य रेखा या अनुदैर्ध्य स्फुटन रेखा। यानी लाइन ऑफ डेहिसेंस। ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब इसी स्थान से पराकोश फटेगा। अभी अपन डायग्राम आगे जब बनाएंगे तब और पता चल जाएगा कि आखिर ये लाइन क्यों बोली गई है। लाइन ऑफ डेहिसेंस। चलिए, तो पहले पहले एक पॉइंट लिख रहा हूं। पुंकेसर का अग्रतम यानी सबसे ऊपर वाला भाग पराग कोश कहलाता है। जिसमें लघु बीजाणुओं
या फिर आप क्या कहो, पराग कणों, लघु बीजाणुओं या पराग कणों का निर्माण होता है। ये सब जानते हैं। कोई मुझे बताएगा बेटा, लघु बीजाणु धानियां होंगी अंदर, वो अपन बात करेंगे। जर्नल डेफिनेशन है ना बेटा, इसी का जर्नल डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंथर क्या है, तो आप इतना सा बोलोगे कि जो पुंकेसर है उसका सबसे आगे आगे का अग्रतम भाग जो है, जो इसका दूरस्थ जो भाग है, वही परागकोश है। और उस परागकोश के अंदर क्या होगा, परागकण या लघु बीजाणु बनेंगे। अब आगे अपन बात करेंगे कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियां है ना, वो बातें बाद में, है ना। अभी एक एक करके बात आएगी। लेकिन इससे पहले कि आगे हम बात करें, आपके क्वेश्चन भी आया था टेस्ट में, अगर किसी को याद हो, कि अधिकांश जो आवृत बीजी होते हैं उनमें परागकोश इसी टाइप का तो मिलता है। इसी टाइप का मतलब क्या है, द्विपालित। पहली बात तो दो पालियां हैं। द्विकोष्ठीय, डाइथीसस। डाइथीसस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जो पाली जो है, प्रत्येक जो पाली है, हर जो लोब है, उसके अंदर आपको दो दो लघु बीजाणु धानियां दिखाई देंगी। ठीक है, बोलने में ही आता है। और ध्यान रखना, टोटल कितनी, चार लघु बीजाणु धानियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश आवृत बीजियों में, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, अधिकांश आवृत बीजियों में, एक मिनट मैं इस पेज को साइड कर दे रहा हूं। हाँ, अधिकांश आवृत बीजियों में परागकोश यानी एंथर द्विपालित, द्विपालित का मतलब बाइलोब्ड, द्विकोष्ठीय, आप डाइथीसस बोलो चाहे बाइथीसस बोलो, तथा चतुष बीजाणु धानिक। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पेज बताना है क्या बेटा, पेज पहले वाला पेज? अच्छा अच्छा, पहले वाले पेज में एक लाइन पूरी दिख नहीं रही हो तो बता देना। हाँ बेटा प्रशांत बोलो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरा पेज दिख रहा है क्या, एक बार चेक करो। ऊपर करो पेज। अब ठीक है, अभी भी एक लाइन कट रही होगी। अब पूरा दिख रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, कम से कम इस क्लास में तो साथ में लिख लो। सुबह भी परेशान हो गए, फिर अभी भी तो घर कब लिखोगे, इतना धीरे लिखोगे तो। ठीक है, चलो, इतने से में भी बहुत। चलो, हो गया। तो आगे चलते हैं बेटा। मैं जो कह रहा हूं उस पर वापस गौर करना। अधिकांश आवृत बीजियों में पराकोश द्विपालित, द्विकोष्ठीय तथा चतुष बीजाणु धानिक होता है। ठीक है, कारण पता है? अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, सुबह से लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, जैसे आप करो। लेकिन अपवाद देखो बेटा, हर जगह होते हैं। आपको पता होना चाहिए, मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं ना, मालवेसी कुल, जैसे गुड़हल, चाइना रोज की अगर बात करें, भिंडी, एबल मॉस्कस की बात करें, या कपास की बात करें, उन सब के अंदर क्या होगा बेटा, मालवेसी कुल के पौधों में परागकोश
द्विपालित की बजाय क्या है, एक पालित मिलेगा, एक पालित यूनिलोब्ड, एक कोष्ठीय मिलेगा, वह द्विबीजाणुधानिक होता है। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट यहां तक हो तो बताइए। ठीक है ना बेटा, चलिए अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है बेटा पराकोष है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जो पराकोष है उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पराकोष की हम संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाला डायग्राम मैं एक बार वापस बताता हूं कहाँ गया, और अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। कोष्ठीय का मतलब थीसस बेटा, यानी हर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, है ना आशुतोष, ध्यान देना बेटा एक बार। आपको कितनी पालियां दिख रही है बेटा, दो। एक पाली में कितनी लघु बीजाणु ध्वनियां बेटा, दो। तो एक पाली में दो लघु बीजाणु ध्वनियां ना, इसीलिए इसको बेटा एक पाली में पूछा, चार कैसे हुआ बेटा। टोटल देखो, एक पाली इधर है, एक पाली इधर है। अभी मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा ना क्रॉस सेक्शन, तो और बता दूंगा, है ना। टोटल चार है, एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है, तो एक पाली में दो है ना, तो इसलिए बाइथीसस है, डाइथीसस है। ठीक है, वैसे सही क्या है, ये तो एनसीईआरटी ने कहा सही है। जब परिपक्व हो जाएगा ना बेटा, तो एक कोष्ठक यहाँ होता है, एक कोष्ठक यहाँ होता है। सही तो ये है जो मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हमारी बातें जो है ना वो अलग होती है, एनसीईआरटी अलग बात कह रही होती है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अब हमें हेडिंग डालनी, देखो पराकोष क्या है, तो मैंने कहा पराकोष क्या है, पुंकेसर जो है उसका अग्रतम भाग पराकोष कहलाता है। और ये जो पराकोष जो होता है ना, वो सामान्यतः आवृत बीजों में द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी होता है और चतुर्बीजाणुधानिक होता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, उसका अपवाद है मालवेसी कुल के सदस्य। ठीक है, और ये भी मैंने लिखा दिया कि भाई पोतंतु जो है उसका समीपस्थ भाग किससे जुड़ेगा और दूरस्थ भाग किससे जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए। हमें बात करनी है, हमें हेडिंग डालनी है अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पराग कोश की संरचना। ठीक है, परागकोश की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। देखिए क्या होता है, जब परागकोश शुरू शुरू में बनता है ना, पाली और कोष्ठक सेम होते हैं क्या बेटा, नहीं, है ना धनंजय। पाली अलग चीज है, थोड़ा सा रुकना बेटा धनंजय, 5 मिनट बाद में डायग्राम एक बनने वाला है, उसमें पूछना, तुम भूलना मत पूछना। मैं बताऊंगा अभी इसी क्लास में बताऊंगा, 5 मिनट रुको, है ना। क्योंकि वो तो छोटा सा डायग्राम है ना, उसमें पूरी चीज समझ में नहीं आएगी। अब जो डायग्राम बनेगा मेन, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है धनंजय, थोड़ा सा इंतजार करो। तो अब मैं पराकोष की संरचना के बारे में बात कर रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ये जो पराकोष आपको दिख रहा है ना, पुंकेसर का अग्रतम भाग, इसका शुरू में जब सेक्शन काटते हैं ना तो ये गोल होता है। शुरू में पराकोष बिल्कुल गोल होता है बेटा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इस गोल जो होगा उसके चारों कोने यानी चार कोने बनना चालू हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, मान लो शुरू में पराकोष बन रहा था और हमने सेक्शन काटा, तो हमें कैसा दिखेगा, ध्यान देना। शुरू शुरू में जब बनता है तो, एक मिनट ध्यान देना सब लोग, ये बहुत खास डायग्राम है समझाने के लिए, है ना। ये मान लो मैंने कहा ये पराकोष शुरू शुरू में जब बन रहा था ऐसा था। तो एक बात बताओ बेटा, इस जो गोलाकार आकृति का जो पराकोष दिख रहा है, इसमें आपको सारी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही है? सारी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही है ना? अभी इसमें आपको कोई लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। ये जो संरचना है ना पराकोष में, इसमें सबसे बाहर होती है बेटा एपिडर्मिस। ये क्यों समझा रहा हूं बेटा, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो ये है सबसे बाहर होती है बेटा अधिचर्म, एपिडर्मिस। पराकोष शुरू शुरू में गोल होता है बेटा, ठीक है।
और यहाँ पर अंदर जो है ना कोशिकाएं, अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो होती है बेटा सारी की सारी मृदुत की, पेरेनकाइमेटस। नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, मैं समझाऊं ना, उससे बात करना। अभी कुछ भी नहीं है, अंदर है मृदुतकीय कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। ठीक है, मृदुतकी कोशिकाएं। ओके, आप लोग ना शिक्षक न बने, धैर्य रखो, ज्यादा ठीक रहेगा। अगर आपको नहीं पता तो पहले समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला, शुरू शुरू में जो परागकोश जब बनता है ना तो एक गोल होता है, उसके कोई भी चारों कोनों पर कोई लघु बीजाणुधानी नहीं दिखती है। अब धीरे धीरे इसमें चार कोने बनना चालू हो जाते हैं। अब इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, इसमें चार कोने बनना चालू हो जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परागकोश की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बाहर तो अधिचर्म होगी। ये तो आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो सबको याद होगा, पौधे का कोई भी भाग हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे कोई भी भाग हो, उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस तो होगी, आ रहा है समझ में? लेकिन अब देखो बेटा, अब इसमें चार कोने हल्के से दिखना चालू हो गए क्या प्रतिभा? चार कोने हल्के से दिखना चालू हुए क्या? थोड़े थोड़े लग रहे कि कोने बन रहे हैं, पहले गोल था। ठीक है ना? अब क्या होता है कि जहां चार कोने दिख रहे हैं ना, चार कोने, उन चार कोनों पर, यहां पर कोने कोने वाले भाग में एक से अधिक, एक से अधिक कोशिकाएं जो हैं प्रारंभक कोशिकाओं के रूप में कार्य करने लगेंगी। प्रारंभक कोशिका समझते ना, यानी इनिशिएटर, इनिशियल सेल्स। चारों कोनों पर कुछ कोशिकाएं जो हैं, यानी बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे अलग से दिखाई जा रही है, विभेदित होने लगती हैं। और इनको कहते हैं बेटा प्रप्रसूतक कोशिकाएं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स। ओके, बीच वाले भाग में थोड़े बहुत वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम भी बनना चालू हो जाते हैं। बाकी हिस्से में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। मैं डॉट डॉट कर दूं, डॉट डॉट कर दूं, चल जाएगा सेल भरने से बढ़िया। तो क्योंकि इस डायग्राम के बिना बेटा आगे आपको, हाँ, आर्कीस्पोरियल सेल्स, बिल्कुल आर्कीस्पोरियल सेल्स कहां पर बनी बेटा? चारों कोनों पर। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, नहीं बेटा, चार कोने हैं, सेल्स एक से ज्यादा होगी। जैसे इस कोने पर भी देखो मैंने दो बनाई है, ये मैंने दो जानकर बनाई है बेटा, तीन भी बना सकता था, एक नहीं बनाऊंगा, उसका भी मतलब बताऊंगा बेटा। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये चारों कोने है ना, इनमें चार पालियां बनना चालू, मतलब चार कहने का मतलब गोलाकार संरचनाएं, लघु बीजाणु धानियां बनना चालू हो जाएंगी। ध्यान देना, धीरे धीरे इसके चारों कोने स्पष्ट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, समझना बेटा ध्यान से, ये चारों कोने धीरे धीरे स्पष्ट होना चालू हो जाएंगे। आपकी एनसीईआरटी ने डायग्राम तो दिया लेकिन पूरा नहीं समझा है, इसलिए ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बेटा, पहले शुरू, बेटा आपने कभी ये डी डिफरेंशिएशन टर्म सुना आदित्य? डी डिफरेंशिएशन यानी निर्विभेदन की घटना। जब कोई स्थायी ऊतक की कोशिकाएं पुनः विभाजन चालू कर देती हैं तो अब ये वापस विभाजन चालू करेंगी बेटा। ठीक है, तो सबसे बाहर तो आपको पता है कि एपिडर्मिस होगी। अब देखो चार कोने जो है धीरे धीरे उन पर चार लघु बीजाणु धानियां बनना चालू हो जाएंगी। सबसे बाहर तो होगी बेटा एपिडर्मिस। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहां इन चारों कोनों पर चार लघु बीजाणु धानियां बन जाएंगी। तो एक लघु बीजाणु धानी यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां पर बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूंगा
तो यहाँ पर लघु बीजाणु धानियों का विकास हो जाएगा। और अपरिपक्व अवस्था में जब हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो इसमें अलग अलग परतें दिखाई देंगी। जैसे मैं अगर कहूँ, सबसे बाहर अधिचर्म के नीचे अलग परत आएगी, उसके बाद में एक और परत आएगी। इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे जो है ऐसे इस कोने पर भी बनेगी, ऐसे इस कोने पर भी बनेगी, ऐसे इस कोने पर भी बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इस हिस्से का डायग्राम यहाँ पर बनाएं, इस हिस्से का अगर डायग्राम यहाँ पर बनाएं, तो ध्यान रखना इस अपरिपक्व डायग्राम में क्या होगा, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। मैं इस हिस्से को थोड़ा सा काट करके अलग से दिखा देता हूं, जैसा आपकी बुक में दिया गया है। चारों कोनों पर कितनी लघु बीजाणु धानियां बेटा बनेंगी? 4। हाँ बेटा, कौन सा पेज? अभी दिखा देता हूं बेटा, जयेश 1 मिनट रुक जाइए। इस कोने पर भी कितनी लघु बीजाणु धानियां दिख रही है बेटा अभी आपको? 4 ना? तो आप लोग अगर बोले तो एक लघु बीजाणु धानी को थोड़ा सा जूम करके बना दें। ठीक है, एक लघु बीजाणु धानी यहाँ से उठा लेते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर लघु बीजाणु धानी जो होती है, प्रत्येक जो लघु बीजाणु, बताओ लघु बीजाणु धानी में सबसे बाहर क्या आएगी? सबसे बाहर कौन सी परत आएगी? तो आप बोलोगे सर सबसे बाहर तो एपिडर्मिस आएगी, वो तो पहले से ही थी। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे ध्यान रखना, अब चूंकि विभेदन चालू हो जाएगा, तो एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे एक और लेयर आएगी, जिसको अपन कहते हैं बेटा एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम की कोशिकाएं थोड़ी सी दीर्घित होती है, अरीय रूप से, अरीय रूप से दीर्घित होती हैं। तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं आएंगी। ये जो एंडोथीसियम नाम की जो लेयर आएगी ना, उनमें अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आएंगी बेटा मध्य परतें। क्या आएंगी? मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। ये जो परागकोश बना रहा हूं ना, ये अपरिपक्व परागकोश का डायग्राम है। परिपक्व में एक ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, परिपक्व में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और आपको बेटा यहाँ पर मध्य परतें मिलेंगी 1 से 3 तक। तो मैं यहाँ पर बना देता हूं मध्य परतें 1 से 3। ये अभी लघु बीजाणु धानी की बात हो रही है, एक लघु बीजाणु धानी की। ऐसी 4 लघु बीजाणु धानियां हमारे पास बेटा। मध्य परतों की संख्या कितनी बताई बेटा मैंने? 1 से 3। और बेटा सबसे अंदर की जो परत होती है, जिसको टैपिटम कहते हैं, उसकी कोशिकाएं थोड़ी सी ध्यान रखना है, ज्यादा घनाकार होंगी। और उन सब के अंदर ध्यान रखना केंद्रक एक से ज्यादा मिलेगा, और ये पोषक परत के रूप में कार्य करेगी। इसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? टैपिटम। टैपिटम की कोशिकाओं में केंद्रक जो होते हैं ना बेटा, एक से ज्यादा मिलते हैं। मैं तो एक ही बना पाऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना इस डायग्राम में तो। और बेटा अंदर अंदर यहां पर बिल्कुल सेंटर के अंदर कोशिकाओं का एक समूह दिखाई देगा, जिसको अपन कहते हैं बेटा बीजाणु जन ऊतक। क्या कहेंगे? बीजाणु जन ऊतक। तो यहां पर हमको मिलेगा बीजाणु जन ऊतक, जिसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं ना बेटा, वो सारी की सारी किस नाम से जानी जाएंगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। बाद में जब विभेदन आगे बढ़ेगा तो इस तरीके से ये अभी फिलहाल एक लघु बीजाणु धानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ब्लर हो रही है, इतनी सुंदर स्क्रीन को तुम ब्लर बोल रही हो बेटा, तो फिर क्या होगा बताओ? मुझे तो बढ़िया सा दिख रही है स्क्रीन, सही दिख रही है बेटा। चलो, अब एक बार ना पहले अपन ने जो बनाया ना उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
ये तो है शुरू शुरू में जो परागकोश जो है ना वो गोलाकार है। अब जो है ये कैसा दिख रहा है बेटा, आयताकार सा दिख रहा है। आप पढ़ना एनसीईआरटी में लिखा है कि उसमें 4 कोने होते हैं, परागकोश में 4 कोने होते हैं, ये 4 कोने बन गए। ठीक है, तो यहां पर इन चारों कोनों पर कौन सी कोशिकाएं बेटा दिखाई दी अपन को? मैं चारों कोनों में ये जो कोशिकाएं इनको क्या कहेंगे अपन बेटा? प्रप्रसूतक कोशिकाएं। प्रप्रसूतक, प्रप्रसूतक सॉरी, तो आएगा ना, प्रप्रसूतक कोशिकाएं यानी आर्किस्पोरियल सेल्स। ठीक है, और अब इन चारों कोनों पर कितनी लघु बीजाणुधानियां बन गई बेटा? 4। तो ये एक अकेली लघु बीजाणुधानी है, एक अकेली लघु बीजाणुधानी है। अब इस एक अकेली लघु बीजाणुधानी में भी सारे नाम को लेवल करेंगे, लेकिन पहले इधर लेवल करें। बताओ सबसे बाहर क्या होगी, बताइए। अगर मैं एक लघु बीजाणुधानी बोलूं तो ये एक लघु बीजाणु में सबसे बाहर अधिचर्म हो गई, एपिडर्मिस। फिर कौन सी परत आएगी? अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम, फिर आ जाएगी मध्य परतें, फिर सबसे अंदर में क्या आ जाएगी बेटा? टेपिटम। इन चारों को मिलाकर क्या कहेंगे, बताइए? इन चारों को मिलाकर अधिचर्म, अंतःस्थीसियम, मध्य परतें और टेपिटम, इन चारों को मिलाकर कहते हैं बेटा परागकोश भित्ति। क्या कहते हैं? परागकोश भित्ति, एंथर वॉल। वेरी गुड बेटा, एंथर वॉल। और सबसे अंदर कौन सा टिश्यू दिखाई दे रहा है? सबसे बिल्कुल बीच में। बिना प्रशांत केवल प्रोटेक्शन का ही काम नहीं करती, फटने में भी सहायता करती है। दोनों बातें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी पढ़ो ढंग से। तो अंदर अंदर क्या है? बीजाणु जनुतक यानी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें भी डायग्राम, लेकिन आप खुद लिखना, इस लास्ट वाले में खुद लिखना। तो मैं कहूंगा सबसे बार अधिचर्म है, फिर अंतःस्थीसियम है, फिर मध्य परतें हैं, फिर टेपिटम है, और बिल्कुल बीच में जो है वो क्या है? बीजाणु जनुतक। तो एक बार अगर ये डायग्राम अगर आपको 50% भी समझ में आया है तो 100 भी आएगा। लेकिन मेरी बात को थोड़ा सुनो, और ना बीच में टाइप मत करना कुछ भी, जब तक समझ में नहीं आए। जब तक समझ में नहीं आए कुछ टाइप नहीं करोगे, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, सुनो, ढंग से सुनना अच्छे से। हमने हेडिंग डाली है परागकोश की संरचना। जैसा मैंने कहा कि एक प्रारूपिक परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है, द्विकोष्ठीय होता है और चतुर्बीजाणुधानिक होता है। परागकोश की जब अनुप्रस्थ काट काटी जाती है तो ऐसी स्थिति में इसकी अनुप्रस्थ काट जो है कैसे उस आयताकार दिखाई देती है, यानी इस पर 4 कोने हमें दिखाई देते हैं, और प्रत्येक कोने पर एक एक लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है अपरिपक्व अवस्था में। प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी है उसके 2 भाग हैं, एक है परागकोश भित्ति और दूसरा है बीजाणु जनुतक। परागकोश भित्ति जो है उसमें बाहर से भीतर की ओर 4 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत है अधिचर्म, दूसरा है अंतःस्थीसियम एंडोथीसियम, फिर है मध्य परतें, और फिर है टेपिटम। इन 4 में से पहली 3 परतें जो मैंने नाम बोली, यानी कौन कौन सी? अधिचर्म, अंतःस्थीसियम और मध्य परतें सुरक्षात्मक परत होती हैं। साथ ही ये परागकोश के स्फुटन में भी सहायता करती हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्थीसियम है, वो भी बताऊंगा। इसमें अधिचर्म एकल स्तरीय परत होती है, कहानी खत्म। अंतःस्थीसियम एंडोथीसियम जो है यह भी एकल स्तरीय परत होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह भी एकल स्तरीय परत होती है, लेकिन याद रखना इस अंतःस्थीसियम की कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का निक्षेपण पाया जाता है। किसका?
अल्फा सेलुलोज नामक पदार्थ का निक्षेपण पाया जाता है। और अल्फा सेलुलोज की वजह से ही ये अंतःस्थीशियम एंडोथीशियम आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। आर्द्रता ग्राही प्रकृति की, इस बात को नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। उसके बाद में आती मध्य परतें, मध्य, हाँ हाइग्रोस्कोपिक, मध्य परतें 1 से 3 होती हैं, कहानी खत्म। और सबसे अंदर है टेपिटम। टेपिटम जो होती है वह भी एकल स्तरीय परत होती है। बेटा कैलोज यहाँ कहां से आ गया आदित्य, फिर बीच में बोल रहे हो, कैलोज यहाँ कहां से आ गया, अल्फा सेलुलोज बोल रहा हूँ, कैलोज बोल रहे हो। हाँ बेटा एंथर वॉल में ही इंक्लूड है, तुम लोग फिर वही वाली बात करते हो ना। मैंने क्या कहा अभी बीच में मत बोलना, जब पढ़ा दूं ना फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना और फिर पूछना डाउट कि हाँ अगली क्लास में ये नहीं समझ में आया, तब बात है कि हाँ भाई ठीक है। टेपिटम भी बेटा परागकोश भित्ति की परत है। हम यूं कहते हैं बेटा, बेटा इसको यूं कहते हैं टेपिटम परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी परत है, पोषक परत है। क्या है बेटा, पोषक परत। और पोषक परत क्यों कहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर लघु बीजाणु बनेंगे, बेटा अभी लघु बीजाणु दिख रहे हैं क्या सबको अंदर, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं, मुझे बताओ लघु बीजाणु धानी के अंदर आपको लघु बीजाणु दिख रहे हैं क्या, यहां पर इस जगह पर नहीं दिख रहे ना, क्यों नहीं दिख रहे बेटा, क्योंकि वहां पर तो अभी सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, द्विगुणित हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिलकर उनको क्या कहते हैं, बीजाणु जन ऊतक, अभी उन्होंने अर्धसूत्री विभाजन किया ही नहीं है। अभी तो ये अपरिपक्व परागकोश का डायग्राम है ना बेटा, ये तो अपरिपक्व परागकोश का डायग्राम है, परिपक्व का अलग से बनेगा, ठीक है। तो मेरी बात अधूरी रह गई, फिर से मैं एक काम करता हूं, मैं लिखवा दूंगा अभी। कनेक्टिव बेटा इन चारों पालियों को जोड़ता है और उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं बेटा, ये जो बीच में है ना कनेक्टिव यहाँ होता है बेटा, तो उसके अंदर बेटा जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो बेटा एक बात बताओ इशिका, पौधे के सभी भागों को जल और भोजन चाहिए नहीं चाहिए, परागकोश भी तो पौधे का भाग है, तो ऐसे में इसके भागों को क्या जल और भोजन नहीं चाहिए क्या, तो वो जो योजी वाला पार्ट है ना उसमें ध्यान रखना जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, वो सीधा पुतंतु के अंदर से आता है, पुतंतु के अंदर से आता है और डायरेक्ट, जैसे पत्ती के अंदर शिरा नहीं होती है, पत्ती के अंदर शिरा होती है ना, वैसे यहाँ शिरा का काम कर रही है। चलिए फिलहाल मैं अभी जो बोला था वो मैं अब इस बात को पहले लिखूंगा, फिर परिपक्व पराकोश का डायग्राम बनाऊंगा। अगर मैं जो लिखूं उसमें कोई परेशानी आए तो पूछना, ठीक है बेटा। स्टार्ट करें, डायग्राम बना लिया क्या आप लोगों ने, चलिए कोशिश यही करनी है कि हम एनसीईआरटी से बाहर न जाएं, ठीक है, और मैटर भी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी कुछ कभी कभी एडवांस पॉइंट की जरूरत पड़ जाती है ना, कभी कभी वो। चले आगे, मैंने हटा दे रहा हूं बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेडिंग क्या डाली थी बेटा, पराकोश की संरचना। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा बेटा, ये ऑनलाइन ही है बेटा, ऑफलाइन नहीं है बेटा। चलिए हेडिंग डाल दी थी मैंने, वापस में रिपीट कर रहा हूं, मैं थ्योरी लिखूंगा। हाथ सही दिख रहा है बेटा, हाँ टाइमर हटा दे रहा हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद दिला देना बेटा लोकेश। चलो जैसा मैंने हेडिंग डाली थी, परागकोश की संरचना, ठीक है। एक प्रारूपिक परागकोश प्रारूपिक का मतलब समझते ही होंगे सब लोग, तो एक सामान्य परागकोश टिपिकल, ठीक है। एक प्रारूपिक परागकोश सामान्यतः द्विपालित द्विकोष्ठीय व
चतुर्बीजाणु धानिक होता है। परागकोश क्या बेटा? मिल लेंगे बेटा। परागकोश यानी एंथर की अनुप्रस्थ काट काटने पर, अपन ने कौन सा सेक्शन लिया बेटा? अनुप्रस्थ काट लिया ना, ट्रांसफर सेक्शन लिया ना बेटा। अभी जो डायग्राम में ट्रांसफर का ही तो था, ठीक है। अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट देखने पर या काटने पर, जो भी बोले, इसकी रूपरेखा कैसी दिखाई दी बेटा? इसकी रूपरेखा टेट्रागोनल है ना, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब समझ रहे हो बेटा? अनुप्रस्थ का मतलब है जैसे ये पेन है मेरे पास, यूं सेक्शन काटेंगे अनुप्रस्थ। और वो जो धारी बताई थी ना बेटा, धारी, वो अनुदैर्ध्य थी। अगर मैं कहूंगा कि जो परागकोश का स्फुटन किस तरफ से होता है, तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य धारी के द्वारा, जिसको अपन ने कहा था वो लॉन्गिट्यूडनल। ये सेक्शन है बेटा, है ना, अपन ने सेक्शन बनाया। हाँ, तो उसकी रूपरेखा कैसे दिखाई देगी? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब हो गया कि जिसपे चार कोने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैसे? चार कोने, ये ध्यान रखना है। चतुष्कोणीय है, चार कोने युक्त दिखाई देती है। इसकी रूपरेखा चतुष्कोणीय टेट्रागोनल लिख दे रहा हूं ना बेटा, दिखाई देती है। जिसके चारों कोनों पर, जिसके चारों कोनों पर टोटल कितनी कितनी लघु बीजाणु धानियां होंगी? कुल चार लघु बीजाणु धानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब परागकोश जो है यानी एंथर जो है, उस एंथर पर है चार माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है बेटा। अब एक माइक्रोस्पोरेंजिया को अगर चेक करो, वो कैसे दिख रही है? अगर एक माइक्रोस्पोरेंजिया को चेक करें प्रत्येक को, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की रूपरेखा कैसी है? गोल दिख रही है ना। वेरी गुड, शाबाश। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया यानी लघु बीजाणु धानी की संरचना, देखना आपके एनसीईआरटी में हेडिंग और डला हुआ है अलग से, तो ध्यान रखना है। पहली बात तो रूपरेखा गोलाकार दिखती है, और इसके कितने भाग होते हैं बेटा? अगर इसके पार्ट्स कहें तो हमने समझा कितने भाग है बेटा इसके? बेटा लघु बीजाणु धानी के कितने भाग है बेटा? प्रशांत, चार कहां से हो गए बेटा? दो है ना बेटा, दो भाग हो गए ना बेटा। लघु बीजाणु धानी के दो भाग है, कौन कौन से बेटा? एक तो होगी एंथर वॉल यानी परागकोश भित्ति, और दूसरा क्या है बेटा?
स्पोरोजीनस टिश्यू यानी बीजाणु जन ऊतक। और क्या, इतना सिंपल सा तो है बेटा, और क्या, बीजाणु जन ऊतक। एक एक करके बात करेंगे दोनों की। अच्छा, एक चीज ना मिस ना हो जाए, इसलिए मेरी बात को सुनना बेटा। पोलन चैम्बर बेटा मानस बाद में बनेगा बेटा। जब पराकोष परिपक्व हो जाते हैं ना, तो लघु बीजाणु धानियां है ना, वो फिर पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाती है। अभी अपन ने अपरिपक्व का ही तो चित्र बनाया, परिपक्व का तो बनाया का है ना बेटा। परिपक्व का चित्र है ही नहीं, अभी तो अपरिपक्व का ही है ना। चलो अच्छा, एक बात सुन लो, फिर भूल जाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, अभी आपने पराकोष के अंदर लघु बीजाणु धानी का विकास देखा? मैंने क्या बताया कि शुरू में पराकोष गोलाकार आकृति का होता है, फिर उसमें 4 कोने बन जाते हैं। चारों कोनों पर अधिचर्म के ठीक नीचे कुछ कोशिकाएं जो है प्रप्रपुष्प कोशिकाओं के रूप में विभेदित हो जाती। बोला था नहीं बोला था? आर्किस्पोरियल सेल। अच्छा, अब एक लाइन में बोलूंगा और मुझे आप बताना कि सही है गलत है। आवृत बीजियों में लघु बीजाणु धानी का विकास एक से अधिक प्रारंभक कोशिकाओं, एक से अधिक आर्किस्पोरियल सेल से होता है। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है ना। और बेटा इस विकास को कहते हैं यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन। क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट। ये बात भूलनी नहीं है। टेरिडोफाइटा में यू और यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंज दोनों होता है, लेकिन जिम्नो और एंजियोस्पर्म में बीजाणुधानी कोई सी भी होगी, यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। याद है? तो बेटा ये लाइन पहले लिख लो, नहीं तो अपना मिस हो जाएगा। फिर मैं इसके अंदर एक एक फिर से दोबारा बोलूं बेटा। अंकित दोबारा सुनो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम कहें पराग कोश में प्रत्येक लघु बीजाणु धानी का विकास एक से अधिक प्रप्रसूतक कोशिकाओं से होता है। सही है नहीं है? देखो डायग्राम देखो, मैंने 2 बनाई है यहाँ पर, यहाँ भी 2 बनाई है, एक से ज्यादा है नहीं है अंकित? एक से ज्यादा है ना। तो जब किसी लघु बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी कोई भी हो बेटा, अगर किसी भी बीजाणुधानी का विकास एक से ज्यादा प्रारंभक कोशिकाओं से होता है, आप खुद देखो ये दोनों कोशिकाओं ने पूरी लघु बीजाणुधानी बनाई, तो एक से ज्यादा प्रारंभक कोशिकाओं से जब विकास होता है तो इसको यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास कहते हैं। जबकि अगर एक ही होती ना बेटा यहाँ पर, तो एक से ही अगर पूरी लघु बीजाणुधानी बनती तो उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, जो अपने कोर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन यूस्पोरेंजिएट जरूर याद रखना है। तो पहले मैं वो लिखवा देता हूँ क्योंकि टाइम है कम, फिर मिस हो गया तो मिस ही हो जाता है। ठीक है ना? आया समझ में? बेटा मैं सब जगह लेता हूँ, है ना। तो आप लोग हेडिंग एक नोट लिख लेना ना बेटा, एक नोट लिख दूं तो ताकि क्या याद भी रहेगा। नोट करके लिख देना वेरी मोस्ट और लगा देना वेरी मोस्ट। आवृत बीजियों में यानी एंजियोस्पर्म में लघु बीजाणु धानियों, आप पराकोष भी कह सकते हैं, लघु बीजाणु धानियों का विकास कैसा होता है बेटा? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और मतलब भी लिखो, मतलब भी जरूरी है लिखना। मतलब क्या है? इससे तात्पर्य क्या है बेटा? 4 मिनट है, पूरा टाइम तो लूंगा ही ना। हाँ बेटा, जिम्नो में भी यही होता है बेटा पायल, जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों में यूस्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, तो लास्ट लाइन है, यूस्पोरेंजिएट का मतलब है एक से अधिक प्रारंभक कोशिकाओं से। प्रारंभक का मतलब समझ रहे हो ना? आर्किस्पोरियल सेल से विकास होना। ठीक है, अब बेटा अपन ने वैसे पराकोष भित्ति की संरचना समझ तो लिए, लेकिन कल दोबारा एक बार फटाफट से समझाऊंगा और लिखवाऊंगा।
ठीक है, ओके बेटा। मैं तो 24 घंटे भी ले लूं, लेकिन बेटा आप लोग ही परेशान हो गए, है ना। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीड लगा लोगे वही बहुत रहेगा। अच्छा पेज दिखा दूं पूरे? ठीक है रुको, एक बार जिसको चाहिए वो पेज देख ले एक बार। आज तो इंट्रो ज्यादा था ना, तो इसीलिए। हाँ, इंट्रो में समझाना बहुत दिक्कत काम करता है। नहीं अभी ले लो बेटा, स्क्रीन अभी ले लो, फिर पता नहीं कल की क्लास में पेज पन्ने गुम हो जाए तो। जिसको लेना है ले लो बेटा। जितने अभी 4 चैप्टर बोले गए वाजिद, 4 चैप्टर पढ़ाने फिर देखेंगे, अभी तो 4 है ना। पेज पूरा स्क्रीन दिख रहा है क्या जिसको चाहिए? पूरा स्क्रीन दिख रहा है क्या बेटा? टाइमर हटा दे रहा हूं, है ना। नहीं अब देखो, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। हाँ बेटा पूरा दिख रहा है, अब तो दिख रहा है बेटा। ठीक है चलो बेटा, कल तो मैं केवल सुबह ही रहूंगा वहां पर, है ना। अपने बनी पार्क रहूंगा, शाम को यही हूँ क्योंकि शाम की क्लास मेरी नहीं है कल, है ना। चलो हो गया। दूसरा ले लूं, दूसरा दिखा दूं? ठीक है, एक बार एनसीईआरटी से रीड मार लेना बाद में, अभी नहीं, 1-2 दिन बाद, अभी नहीं। पहले चैप्टर तो क्लियर हो, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में तो घुसे। हटा दे पेज। चलो अगला देखो, ये रहा। लास्ट लाइन अभी समझाता हूँ बेटा ना, समझाता हूँ ना लोकेश। 1 मिनट ये दे दूं सबको, पहले पेज क्या पूछना पूछ लो। हाँ हो गया ये वाला भी। अगला, इसमें एक डायग्राम अपना बाकी है, कल परिपक्व जो पराकोष का डायग्राम और बनेगा। ओके, एक और लास्ट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है, हमारा काम ही है बेटा ये, है ना। ठीक है। अच्छा क्या किसको डाउट था बेटा? किसने बोला था सर लास्ट लाइन समझा दो? कौन बोल रहा था बेटा? अच्छा कोष्ठक और पाली। हाँ बेटा अभी इधर देखो, लोग क्या नाम है, धनंजय 1 मिनट रुक जाओ, तुम रुक जाओ और लोग जा सकते हैं। बेटा धनंजय एक बार बहुत गौर से देखना, अब इस डायग्राम में क्या समझ में आएगा। देखो ये जो लाइन मैंने खींचू ना, अब ये जो है ना लाइन, इसके इधर एक पाली ये है बेटा, सिंगल लोब ये है, और ये सिंगल लोब है। दो लोब हो ही नहीं हुई? हुई ना। अब एक लोब के अंदर कितनी बीजाणु धानियां दिख रही है बेटा? हाँ बेटा फरहान, टेपिटम जो है ना मल्टी, कल लिखवाऊंगा। एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां, तो एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां, तो समझ में आया। द्विपालित का मतलब है परागकोश में 2 पालियां होना। और द्विकोष्ठीय क्यों बोलते हैं? एनसीईआरटी कह रही है कि एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां, इसीलिए। समझे? ऐसे आया बेटा समझ में? एक पाली में तो 2 लघु बीजाणु धानी है ना, इसीलिए। ठीक है ना बेटा, ये। चलो ओके बेटा बाय। प्रारंभक का मतलब होता है इनिशियल, आर्की स्पोरियल सेल इनिशियल सेल, है ना। अगर अंकुर यूं बोले कि इनिशियल का मतलब जिससे शुरुआत होती है, अधिचम के ठीक नीचे जो कोशिका है वो इनिशियल सेल की तरह काम करेंगी, तभी जाकर लघु बीजाणुधानी बनेगी ना। तो प्रारंभक का मतलब इनिशियल सेल, है ना बेटा। दूसरा पेज दोबारा बताऊं? अच्छा लगा दूं। दूसरा पेज, दूसरा पेज, ये रहा दूसरा पेज।
बाय बेटा। बेटा ये तो चांस बन गया कि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो वैसे तो इस बार ऑफलाइन ही थी सारी, है ना। चलो बाय। ओके बेटा, बाय सभी को। बाय बेटा।